मौर्य के पूर्व की अवस्था में है, जिसे छठी सदी ईस्वी क्रांति के ईसा पूर्व क्रांति की अवस्था कहते हैं। और इस मौर्जन पूर्व अवस्था में 3 मुख्य अध्याय आपको पढ़ने हैं। इस मौर्जन पूर्व अवस्था में 3 अध्याय पढ़ने हैं। एक है आपका प्री मौर्य। प्री मौर्य में 3 अध्याय कौन कौन से हैं? एक है मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद। दूसरा है आपका जैन धर्म। और तीसरा है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ये तीसरा अध्याय है। ये एक ऐसा अध्याय है कि इस तीनों से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। एक तो एकदम आना तय है यहाँ, और यहाँ से एक कम से कम। माने आज हम एक ऐसे अध्याय को पढ़ रहे हैं, वैदिक संस्कृति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज की जो अध्याय है वो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है मगध साम्राज्यवाद और दूसरा है जैन और बौद्ध। जैन इसीलिए पहले लिखे कि जैन बौद्ध से पहले इसका उदय हुआ था। अब इस छठी सदी ईसा पूर्व जो क्रांति का युग है, जिसे प्री मॉडर्न एज कहते हैं, और इसके बाद आपकी एंशियंट आधी हो जाएगी खत्म। आधी के बाद आएगी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और गुप्त काल। हर्ष की उपलब्धियां तो वो तो विधात्मक टॉपिक है। तो इस तरह से आधी आपकी एंशियंट हो जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि आप नहीं अध्ययन किए हैं तो समय रहते अध्ययन कर लीजिए। समय समय पे आप भाग नहीं सकते हैं टेस्ट से, क्योंकि आप फर्स्ट हाफ में सोचिए कि रोज ले रहे हैं तो कल हम चेंज कर देंगे, कल हम 3 बजे से लेंगे, देखेंगे 3 बजे वाला में चेंज हो गया तो हम 5। मास्टर से बच के कहाँ जाओगे? क्या प्रभा जी, मास्टर साहब से बच के जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार हम काम करते रहेंगे। हमको जिसमें सुविधा होगी हम वो काम करेंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग आज प्री मॉडर्न एरा में सबसे पहले मगध साम्राज्यवाद को देखेंगे। मगध साम्राज्यवाद में यूं तो 3 वंश है मुख्यतः, लेकिन 3 शासक को देखना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, और नंद वंश का महापद्मनंद। हालांकि इस बीच कुछ छोटे छोटे शासक भी हैं, जैसे कालाशोक, उसकी भी उपलब्धियां परीक्षा के दृष्टि से मायने रखती है। तो इन सब को हमें देखना है। लेकिन उसके पहले जो मगध साम्राज्यवाद का अभ्युदय होता है, वो अभ्युदय के पूर्व की कुछ दृष्टांत है, जैसे 16 महाजनपद। तो ये महाजनपद का जो अभ्युदय है और 16 महाजनपद और उसकी जो कैपिटल है, वो भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा सा मायने रखता है। नई एनसीईआरटी तो अब मगध साम्राज्यवाद पे चर्चा भी नहीं करता है। पुरानी एनसीईआरटी तो बढ़िया से उसका एक्सप्लेनेशन भी किया है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है वो मगध साम्राज्यवाद में सिर्फ इतना ही लिखती है कि 16 महाजनपद था और उन महाजनपद में मगध साम्राज्यवाद, मगध सबसे शक्तिशाली था। इतनी ही बात वो लिखता है। इसी को थोड़ा सा 2-4 लाइन और जोड़े हुए हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये जो हमारा प्री मॉडर्न पीरियड है या छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, इसको बंद कर दो ना। उसमें हम लोग मगध साम्राज्यवाद के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लिखिए इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखिए। छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग था। क्रांति का युग था और इस क्रांति को लाने में
और इस क्रांति को लाने में लोहा 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 महत्वाकांक्षी शासक एवं धार्मिक आडंबर का विरोध करने वाले लोग और मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कड़ी में या इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, धार्मिक क्रांति का विकास महत्वपूर्ण है। धार्मिक क्रांति का विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है, दे दो जी, एडमिट कर दो। अब आइए, तो ये आपकी पृष्ठभूमि, ये आपकी क्या है? ये आपकी पृष्ठभूमि है कि किस पृष्ठभूमि में ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति आई या 6ठी ईसा पूर्व में राजनीतिक क्रांति आई। हम सबसे पहले उन बातों का उल्लेख करेंगे बिहार की परीक्षा के दृष्टि से, बीपीएससी के दृष्टि से, और वो है जहाँ से एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा और आता ही है हर साल, और वो है महाजनपद और मगध साम्राज्यवाद। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले उसी की हम व्याख्या करना पसंद करेंगे। तो लिखेंगे मगध, सबसे पहले लिखो राजनीतिक क्रांति। राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति लिखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व में। अब इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख दे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। इनमें 14 भारत में और 2 पाकिस्तान में थे। इनमें 2 पाकिस्तान में और 14 भारत में थे। ठीक है, भारत में थे। ओके, इन महाजनपदों का उल्लेख अंगुतर निकाय एवं जैन ग्रंथ
एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? कि 16 महाजनपद था। तो सर महावस्तु भी लिख लीजिए, लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। याद रखिएगा, फिर लिखेंगे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध साम्राज्यवाद का उदय हुआ। मगध साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसके पीछे की मुख्य पृष्ठभूमि लोहा की उपलब्धता, हाथी की उपलब्धता, महत्वाकांक्षी शासक और प्रारंभिक राजधानी राजगीर एवं जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध पाटलिपुत्र उल्लेखनीय है। ठीक है, पाटलिपुत्र उल्लेखनीय। ये सब ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण मगध साम्राज्यवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। लेकिन सबसे पहले तो हम 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को देखेंगे और उसको याद करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो कम से कम एक कहे है ना, अधिकतम तो 2 भी आ सकता है। अब पूछाई है बीपीएससी, ठीक है कि नहीं? तो कम से कम एक में हम मगध साम्राज्यवाद को देखते हैं, लेकिन 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए नोट, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी, ठीक है? 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। सबसे पहले काशी। काशी लिखिए, काशी का कहाँ था? वाराणसी। काशी का वाराणसी। दूसरा था कुरु। कुरु का था इंद्रप्रस्थ। दोनों यूपी में है।
कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली और मेरठ के साइड में था। तीसरा मगध तो याद ही रहेगा, मगध था राजगीर या गिरिवर्ज, राजगीर या गिरिवर्ज, उसको 5 पहाड़ियों का नगर भी कहते थे। किसको? राजगीर को। इसलिए उसकी राजधानी सुरक्षित थी कि पहली राजधानी राजगीर जो थी वो तो बीपीएससी कई बार पूछा भी है, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र भी सुरक्षित था क्योंकि दूसरी राजधानी जलदुर्ग था और पहली राजधानी जो था वो आपको पहाड़ी दुर्ग था, वो पहाड़ से ढका हुआ था नेचुरली, जबकि पाटलिपुत्र जल से ढका हुआ था। तो ये सब भी एक फैक्टर। हाथी की उपलब्धता, उस समय का जो हाथी के द्वारा, चूंकि मगध का क्षेत्र दलदली क्षेत्र था, जहाँ युद्ध होते थे वहाँ घोड़ा फंस जाता था, हाथी निकल जाता था। तो हाथी ऊंचाई पे, आप जो युद्ध करते थे ऊंचाई पे करते थे तो आपको युद्ध करने में भी आसानी होती थी, लेकिन घोड़ा की तरह हाथी तेज नहीं भाग सकता था। ये हाथी की दुर्बलता है। मूल बिंदु पे आइए। इसी क्रम में मैंने बताया कि मगध की राजधानी थी राजगिर या गिरिवर्ज। चौथा है, चौथा लिखेंगे बज्जी, मिथिला, वैशाली, विदेह या वैशाली। अंग चंपा, अंग का कहाँ? चंपा, अंग का चंपा, अंग का चंपा था भागलपुर में। सूरसेन मथुरा। अस्मक पोटन, अवंती की 2 राजधानी थी, एक थी उज्जैन, दूसरा थी महेशमती। उज्जैन और महिष्मती। गांधार का था तक्षशिला, पाकिस्तान में था। अभी बताए भी थे हम आपको, क्या बताए थे कि पाकिस्तान में 2 स्थल, तो गांधार, तक्षशिला। पहले तो यही वह याद है कि तक्षशिला इतिहास में प्राचीनतम विश्वविद्यालय के कारण जाना जाता है। किसके कारण जाना जाता है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय के कारण जाना जाता है। फिर आगे आइए, इसका लिख देंगे कंबोज, हाटक, सुर से लिख लिया मथुरा, कंबोज, हाटक। ये जो हाटक है वो कहाँ है? वर्तमान हजारा पाकिस्तान में है। उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसका अस्मक लिख दिए थे, अस्मक पोटन, ठीक है। इतना आप जो महत्वपूर्ण है, कितना? 8 है। हाँ, 8 से 10 जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको याद कीजिए। हाटक के ब्रैकेट में लिख देंगे। घोड़ा के लिए प्रसिद्ध था, जबकि तक्षशिला शिक्षा के लिए जाना जाता है। चलिए, अब हम लोग वहीं पर आएंगे। कहाँ? मगध। इस सब में जितने भी 16 महाजनपद थे
उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मगध। मगध के उत्थान के क्या कारण थे? सब अभी लिखे हैं। लोहा से लेकर, महत्वाकांक्षी शासक से लेकर, उसकी राजधानी की स्थिति से लेकर, और जंतु में हाथी, इन सब कारणों से मगध का उदय हुआ। अब आइए, इस मगध में 3 वंश थे सबसे पहले। पहला था हरण्यक। पहला कौन सा वंश था? हरण्यक, जिसको पितृहंता वंश कहते हैं। तो लिखेगा मगध साम्राज्यवाद। अब आइए मगध साम्राज्यवाद में। मगध साम्राज्यवाद, मगध साम्राज्यवाद। मगध साम्राज्यवाद, उसको ऐसे लिख दो। 16 महाजनपदों में अवंती, वत्स, अवंती, वत्स, कौशल, अवंती, वत्स और कौशल, और कौशल एवं मगध के बीच एवं मगध के बीच सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध का उदय हुआ। मगध का उदय हुआ क्योंकि मगध के उदय के लिए 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 सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक संरचना अनुकूल थी। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक संरचना अनुकूल थी। एक ही लाइन में खत्म। पॉलिटिकल क्या था? महत्वाकांक्षी शासक, ठीक है। भौगोलिक क्या था? बताए थे ना, भौगोलिक राजगीर और पाटलिपुत्र नहीं। सामाजिक खुलापन था। आर्थिक, स्वाभाविक है कि गंगा के किनारे था तो कृषि का विकास था, तो ये मुद्रा अर्थव्यवस्था डेवलप किया था। तो ये सब सारा फैक्टर मिल करके आपको मगध साम्राज्यवाद को विकसित किया। अब आइए मगध, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज। मगध साम्राज्यवाद में निम्नलिखित वंश का योगदान उल्लेखनीय है। निम्नलिखित वंश का योगदान उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय है। सुन लीजिए। यूं तो हरण्यक वंश सबसे पहला प्रमाणिक वंश है, लेकिन हरण्यक से ही पहले कौन था? बृहद्रथ, ठीक है कि नहीं? बृहद्रथ वंश यदि आपको परीक्षा में दे दे कि सही विकल्प चुने तो पहला बृहद्रथ, और दूसरा हरण्यक, और तीसरा शिशुनाग, और चौथा नंद वंश है। यही क्रम है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्रम आपका यही है। लेकिन आजकल परीक्षा में ये क्रम देता है, लेकिन लिख लीजिए, कोई हानि तो करेगा नहीं, तो लिख लीजिए। मगध साम्राज्यवाद के विकास में निम्नलिखित वंश की भूमिका पहला है बृहद्रथ। बृहद्रथ 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 बृहद्रथ
ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, दो तथ्य। एक तथ्य है कि मगध का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में हुआ था? बताओ जी, किस वेद में हुआ था? नहीं तो कल पूछ लेंगे हम। सतपथ ब्राह्मण में। उल्लू ऋग्वेद में हुआ था। गधे, थोड़ा सा दिमाग वाग लगा के बोला करो ना। अर्थवेद में हुआ था। किस वेद में हुआ था? अर्थवेद में हुआ था। और दूसरा, बृहद्रथ वंश की चर्चा पुराण में मिलती है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। तो वहां लिख लो कहीं पर, कॉपी के ऊपर में लिख लो। मगध का उल्लेख सबसे पहले, मगध का उल्लेख सबसे पहले मगध का उल्लेख सबसे पहले मगध का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में मिलता है। नीचे आइए, जहां पे ये लिख रहे हैं, ये लिखे है ना, वहां पे इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए पुराण में उल्लेख। बृहद्रथ में लिख दीजिए पुराण में उल्लेख है। पुराण में उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? पुराण में। ठीक है। और इस वंश का पहला शासक, इस वंश का पहला शासक कौन था? अरे बृहद्रथ था, जिसके नाम पे था। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। और अंतिम शासक था रिपुंजय। रिपुंजय अंतिम शासक था रिपुंजय, और पहला शासक था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद्रथ। अंतिम शासक रिपुंजय। अब आइए हरण्यक वंश। अब आइए हरण्यक वंश। रिपुंजय। अब आइए हरण्यक वंश। इस वंश का पहला शासक कौन थे? बिंबिसार थे। इस वंश के पहले शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार थे, जो बुद्ध के समकालीन थे। 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 इनको हम लोग 4 ही कारणों से याद रखते हैं। कौन से 4 कारण थे? सबसे पहला कारण तो बुद्ध के समकालीन थे, और दूसरा हरण्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है कि नहीं? हरण्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हरण्यक वंश जहां लिखे ना, वहां लिख देंगे पितृहंता वंश, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। हरण्यक वंश को ब्रैकेट में लिख देंगे पितृहंता वंश। अब बिंबिसार को क्यों याद रखेंगे? और रुक जाइए, बता रहे हैं। इसकी राजधानी राजगीर थी। इसकी राजधानी राजगीर थी। इस कान से याद रखते हैं। रुक जाओ, अभी लिखवा रहे हैं, रुक जाओ। अरे यार, पहले सुनो कक्षा को। अभी जुम्मा 2 दिन हुआ है, कक्षा छोड़ के भागने लगे हैं आप ही को कह रहे हैं श्रीमान। हाँ, परसों कहाँ चले गए थे? ज्योग्राफी में। हाँ, ज्योग्राफी में कहाँ चले गए थे? हाँ, आए थे। ज्योग्राफी में कहाँ चले गए थे? ये जो जानते हैं ना, ये आँख क्या है, वो सबसे पूछ लीजिएगा, इस आँख को क्या कहते हैं, ये सब भी बता देगी। यहाँ क्या है जी? बता। नागिन की आंखें हैं। इसमें जो आता है ना, उसका फोटो खींचा जाता है ना? हाँ, हर चरण में जब हम आते हैं तो फोटो से मिलान होता है। समझा? आज समझे कि नहीं समझे? हाँ, कहाँ कह रहा हूं मैं? नहीं आए थे। आए थे। ज्योग्राफी में कहाँ चले गए थे?
यह भी याद नहीं है कि हम ज्योग्राफी में कहाँ चले गए थे। कमीशन की तैयारी करते हैं साहब, गजब हाल है। तो वही विद्यार्थी की तरह किया कि घर पहुंच गया, कहा कि सर मोटरसाइकिल मेरा वहीं पे लगा हुआ है। तो हमको याद ही नहीं था कि हम कौन चीज से आए थे। कैसा कैसा महान सब होता है। घर मैंने घर पहुंच गया पैदल, अब मोटरसाइकिल से आया था। और घर से फोन करता है नीरज जी को कि नीरज सर मेरा मोटरसाइकिल वहां लगा हुआ है, हमको याद ही नहीं रहा कि हम मोटरसाइकिल से आए थे। ओह माय गॉड, मैंने उसके दिमाग की दाद देते हैं। बैठो बैठो, कक्षा उच्छा किया करो, समझे। जब कह दिए हैं कि तीनों कक्षा करो तो करो, नहीं करोगे तो अपने भोगोगे। देखते हो, छोड़ के भागता है तो नया पुराना सब एक हो गया, ठीक है ना। हाँ, कमीशन की तैयारी सिंगल बेड टॉपिक है, आना आसान है जाना कठिन है। जब तक रेगुलर नहीं पढ़िएगा तब तक बस हवा हवा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए ठीक है, हमको एक ही बार हम कहते हैं, दोबारा नहीं कहते हम। चलिए कहाँ थे हम लोग जी। जिसकी राजधानी राजगीर थी। अच्छा से लिख लिए कॉपी में, चौथी बार कॉपी बनाया, ठीक से लिख लिए ना। हाँ चलिए ठीक है। अब आइए, क्यों जानते हैं, बिंबिसार को जानते क्यों हैं। अब बिंबिसार को लिखेंगे ना। बिंबिसार को क्यों जानते हैं। तो पहला लिखे बुद्ध का समकालीन था, लिखे ना, बुद्ध का समकालीन था। क्यों जानते हैं, अंग पर विजय प्राप्त किया, अंग पर विजय प्राप्त किया। प्राप्त किया, अंग को जीता। अंग मतलब चंपा भागलपुर को जीता। और तीसरा, वैवाहिक संबंध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार, वैवाहिक संबंध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और चौथा याद रखते हैं कि इसके यहां एक भीषज था। भीषज किसको कहते थे, वैद्य को। तो इसके यहां एक वैद्य था, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था, यह अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है कि जीवक किसके दरबार में था, क्या था और कहां भेजा गया था। इसको अवंती का जो राजा था इसका समकालीन, उसको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस। उस जॉन्डिस को ठीक करने के लिए जीवक को भेजा गया था, समझ गया ना। इसी 4 कारणों से हम बिंबिसार को याद करते हैं। तो लिखो, बिंबिसार को निम्नलिखित कारणों से याद रखा जाता है। पहला लिख लिए, क्या क्या लिखे, वैवाहिक संबंध के अनुसार सब। अब लिखेंगे नीचे, उन्होंने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला, कौशल देवी प्रसन्नजीत की बहन से। कौशल देवी प्रसन्नजीत की बहन से। तो क्या मिला, दहेज में क्या मिला, काशी मिला। लिखेंगे ब्रैकेट में, दहेज में काशी मिला। दहेज में काशी मिला। दूसरा, चलन्ना। चलन्ना बज्जी राजकुमारी से विवाह किया। चलन्ना बज्जी राजकुमारी से विवाह किया।
चलन्ना बज्जी राजकुमारी से विवाह किया, बज्जी राजकुमारी से विवाह किया। और तीसरा, मध्य राजकुमारी क्षमा से विवाह किया, मध्य राजकुमारी क्षमा से विवाह किया, मध्य राजकुमारी क्षमा से विवाह किया। ठीक है, ओके, हो गया। कौन कौन किससे किससे विवाह किया? हाँ हाँ, दूसरा, हाँ, तो ये, और इसके अलावा अंग पर विजय प्राप्त किया, बुद्ध का समकालीन था, जीवक इसके दरबार में थे, ये अपने आप में कंप्लीट फैक्ट है। अब इसकी हत्या कर दिया, और इसके विषय में याद रखिएगा कि यह 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठ गया था, मर ही नहीं रहा था। बेटा बहुत दिन तक इंतजार किया, बहुत 40 साल तक बेटा इंतजार करने के बाद, उससे भी अधिक, अंत में अजातशत्रु ने टपका दिया। किसको? बिंबिसार को। और इसी के बाद फिर अजातशत्रु को भी टपका दिया। तो उसी के बाद इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। तो लिखिए अब अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। जहां बिंबिसार लिखे हैं वहां लिख दीजिएगा 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। सबसे कम उम्र में गद्दी पे बैठने वाला वही है। 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था। कौन गद्दी पे बैठा था? अब आइए अजातशत्रु में आइए। अजातशत्रु में अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया, हत्या किया। दूसरा पॉइंट, मंत्री बस्कार की सहायता से, मंत्री बस्कार की सहायता से अजातशत्रु में पहला पिता की हत्या किया, दूसरा अपने मंत्री, मंत्री कौन? बस्कार की सहायता से, बस्कार की सहायता से बज्जी संघ में फूट डाला, बज्जी संघ में फूट डाला। तीसरा, इसके समय में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। किसके समय में? कहाँ हुआ था? राजगीर में। लिखेंगे इसके समय में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसके समय में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। पहला बौद्ध सम्मेलन 483 BC में राजगीर में हुआ, राजगीर में हुआ। बस इसको याद कर लेना है सर, वही तो मेन काम है। इसको क्या करना है तहसीन? हाँ, याद कर लेना है। कब तक हो जाएगा? अब तो भी नहीं, अब तो आज पढ़िए या कल परसों में टेस्ट हो जाएगा वो। अब तो छोटा छोटा भी कर दिए टेस्ट, लघु टेस्ट सब, 35 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है कि नहीं? और आपको देखते हुए, मानसिक दक्षता को देखते हुए आज पढ़िए, कल फिर टेस्ट दे दीजिए। तब भी
आपको तो 50 में 50 बनना चाहिए साहब, लेकिन फिर भी उतनी उतनी गलती कर देते हैं। आगे चलिए, समझे? हाँ, और कोई पर्व है अभी? होगा ना सर, बकरीद होगा सर, उसमें कम से कम सर 1 सप्ताह तक कम से कम सर, ठीक है कि नहीं? हम लोग सर कुछ कहे नहीं, आप तो ईद में भी छुट्टी नहीं दिए और हम तो छुट्टी किसी में नहीं दिए है, ठीक है कि नहीं? हम तो कही दिए कि छुट्टी के दिन और पढ़ाई होगी। क्या इकबाल साहब? छुट्टी के दिन और पढ़ाई होगी, समझे? आगे चलिए, बहुत दुखी है। अरे वीडियो तो भेज ही दिए थे, पीडीएफ, कितना सुंदर पीडीएफ चला जाता है, बना बनाया। लेकिन कक्षा का बात अलग है। कक्षा में बैठ करके आदमी जब सुनता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में ऐसे ही चला जाता है। कंसंट्रेशन लेवल अधिक होता है कक्षा में बैठने का। तो 50% बात यदि कंपीट करने योग्य हैं तब तो 70-80% भाग। पहली बार यदि आपके में यह क्षमता है तो, और पहली बार की क्षमता कम है तो 50% तो कम से कम चला जाएगा। कि बिंबिसार में क्या क्या मुख्य बातें हैं, तो 4 में 2 बातें तो जरूर याद रहेगी, जीवक और अंग, ठीक है कि नहीं? और यदि एकदम पूरी क्षमता है तब तो सब बातें याद रहनी चाहिए, और रहती भी है जिसमें उस तरह की क्षमता होती है। आइए यहाँ पर, तो ये हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। अजात शत्रु, कौन कौन सी बात थी अजात शत्रु में? दूसरा, तीसरा, पहला बौद्ध सम्मेलन। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट शासक था उदयन। उदयन, उदयन लिखिए, उदयन लिखिए, जो लिखना लिख सकते हैं। उदयन, ठीक है? तो सर ये भी अपने बाप का हत्या किया, बिल्कुल। ये भी कितना दिन इंतजार करता? अजात शत्रु भी 30-40 साल बैठ गया। ये भी इंतजार करते करते अंत में 460 ईस्वी में कुल्हाड़ी उठाया, टांग दिया, ठीक है? 20 साल ये भी शासन किया, ये भी 20 साल शासन किया, ठीक है? तो लिखिएगा उज्जैन, उदयन। अजात शत्रु की हत्या कर गद्दी पे बैठा। ठीक है, गद्दी पे बैठा। पितृहंता था ही, लेकिन इसको जो याद करते हैं वो एक ही कारण से याद करते हैं, एक ही कारण से। क्या? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो लिखेंगे पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को, पाटली पुत्र को राजधानी बनाया। जहां से अभी खड़ी है कौन? मीसा, मीसा भारती खड़ी है वहां से। पटना में कितना लोकसभा का क्षेत्र है? 2। विधानसभा का कितना? 14। अब लोकसभा का 2, ठीक है कि नहीं? तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और हो ही गया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। कौन बनाया? कौन बनाया? कौन बनाया? और अंतिम शासक नागदशक था। और हरण्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो लिख देंगे अंतिम शासक, अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक। और इसी की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। और इसी की हत्या कर शिशुनाग ने, इसी की हत्या कर शिशुनाग ने, शिशुनाग ने किसकी हत्या कर? शिशुनाग ने, शिशुनाग ने, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश की नींव रखी।
शिशुनाग वंश की नींव रखी, शिशुनाग वंश की नींव रखी, खत्म। तो कुल मिलाकर हरण्यक में 3 शासक को अच्छे से पढ़ लेना है। पहला बिंबिसार, दूसरा और तीसरा उदयन। बिंबिसार में पहली बात क्या थी? बिंबिसार में पहली बात थी कम आयु में गद्दी पे बैठा, बुद्ध के समकालीन थे, अंग को जीता, जीवक नामक वैद्य था जिसको अपने मित्र अवंती के समकालीन शासक अवंती का चंड प्रद्योत था, उसको उसका पीलिया ठीक करने के लिए भेजा और वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें कौशल, बज्जी और मद्र राजकुमारी से विवाह किया। मद्र राजकुमारी का नाम याद जरूर रखिएगा। और कौशल राजकुमारी जो विवाह के बाद हमें जो रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू विलेज मिला, वो था काशी। उस समय 1 लाख रुपया मासिक आता था। समझो किस समय की बात है। तो 1 लाख रुपया का कॉन्सेप्ट, तो रुपया का तो वर्तमान में रुपया का कॉन्सेप्ट तो रुपया, चांदी का रुपया जारी करने वाला शेरशाह सूरी था जो अफगान शासक था। और याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना और उसको राजधानी तो बनाया था उदयन ने, लेकिन पाटलिपुत्र की जगह पटना जो नामकरण है, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह नहीं बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो नोट में 2-3 बातें लिख लो। नोट नोट पहला नोट यही लिख लो, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया और चांदी का रुपया जारी किया। और चांदी का रुपया जारी किया। और चांदी का रुपया जारी किया। दूसरा, बिंबिसार ने जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत के पास भेजा था। प्रद्योत के पास भेजा था। प्रद्योत के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? प्रद्योत के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? प्रद्योत के पास भेजा था। बस। हरण्यक वंश के बाद क्या था? शिशुनाग वंश। तो लिखिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। पहला शिशुनाग, पहला शासक था शिशुनाग। शिशुनाग में 2 ही बात थी। पहला था वैशाली राजधानी स्थानांतरित किया। पहला था पाटलिपुत्र से राजधानी कहां बना दिया? पाटलिपुत्र से राजधानी कहां बना दिया? वैशाली। पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली बनाया। पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली बनाया। 1। दूसरा अवंती को मिलाया। अवंती महाजनपद को मिलाया। अवंती महाजनपद को मिलाया। अवंती महाजनपद को मिलाया। अवंती महाजनपद को मिलाया। ठीक है।
अवंती महाजनपद को मिलाया। कौन मिलाया? कौन मिलाया? ये था शिशुनाग। ये क्या था? शिशुनाग। तो पहला बात, शिशुनाग में क्या है? दूसरी, पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफर करके कहां ले गया? वैशाली। अब आइए कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक में दो ही बात है, याद रखना। एक, दूसरा बौद्ध सम्मेलन कराया था कहां? वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगति कराया वैशाली में। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कराया वैशाली में। ठीक है। पहला अजातशत्रु, किसके सब? कहां पर? राजगीर। कहां पर? राजगीर में। ठीक है। और दूसरा बौद्ध सम्मेलन कराया कौन? कालाशोक। अब आइए, इसने फिर उल्टा कर दिया। इसने उल्टा क्या कर दिया कि वैशाली से राजधानी को क्या कर दिया फिर? तो लिखेंगे वैशाली से राजधानी, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र में कन्वर्ट कर दिया। पुनः पुनः वैशाली से राजधानी, सॉरी, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। लास्ट है, इस वंश का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापदम नंद ने किया और नंद वंश की नींव रखी। और नंद वंश की नींव रखी और नंद वंश की नींव रखी। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। अब आइए नंद वंश, तीसरा। तो पहला वंश क्या पढ़े? बृहद्रथ। पहला वंश क्या पढ़े? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ में क्या पढ़ा? बृहद्रथ में क्या पढ़ा कि पहला शासक था बृहद्रथ, अंतिम शासक था रिपुंजय। फिर क्या हुआ? फिर आपने पढ़ा कि बृहद्रथ के बाद हरण्यक वंश, जो पितृहंता वंश था, जो कैसा वंश था? जो पितृहंता वंश था। और उस वंश का सबसे महान शासक बिंबिसार। बिंबिसार में चार बातें। पहली बात कि बिंबिसार अंग को जीत लिया वैवाहिक नीति के माध्यम से। और दूसरा, तीसरा, जीवक नामक वैद्य रखता था, अपने मित्र के पास भेजा, अवंती शासक प्रद्योत, चंड प्रद्योत सेन उसका पूरा नाम। इसके बाद सबसे कम उम्र में गद्दी पे बैठा, 13 साल की उम्र में, और अंत में उसकी हत्या उसके पुत्र ने, और पितृहंता वंश की नींव रखी, जिस वंश का नाम था हरण्यक। अजातशत्रु के विषय में भी 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। पहला कि सबसे पहले अपने मंत्री बस्कार की सहायता से अपने मामा गांव में ही फूट डाल दिया। ठीक है कि नहीं? कैसा नालायक था सो देखो, कि मामा गांव को हथियाने के लिए अपने मंत्री को लगाया और 2 नया यंत्र भी बनवाया, रथ मुसल और महाशिलकंटक। लेकिन वो सब जब वैकल्पिक विषय हुआ करता था तब की बातें थी। अब वैकल्पिक विषय नहीं, अब सामान्य अध्ययन है सिर्फ। तो सामान्य अध्ययन में थोड़ा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है। जैसे बच्चे का जो विकास होता है, चाइल्ड पेडागोगी में ये लोग पढ़ा होगा कुछ लोग, तो
चाइल्ड पेडागोजी में बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है? अचानक से विशिष्ट हो जाता है? नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, उसी तरह से आपने पहले सामान्य तथ्य पढ़ा, फिर विशिष्ट तथ्य पढ़ रहे हैं। फिर अजातशत्रु में दूसरा पहला बौद्ध संगति कराया, कहाँ? तो राजगीर में। बहुत अच्छा। इसके बाद और क्या हुआ सर? अजातशत्रु की भी हत्या उसका बेटा उदयन ने कर दिया। उदयन के विषय में एक बात, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की जब भी चर्चा होगी तो पटना की चर्चा होगी। तो शेरशाह, मध्यकाल में शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, और फिर कालांतर में औरंगजेब के समय में अजीमाबाद बना था। फिलहाल तो यहाँ पर इन बिंदुओं को याद रखिए। उदयन के बाद, ठीक है, उदयन के बाद जो नेक्स्ट वंश आया था वंशों की कड़ी में, वो था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश क्या किया कि कैपिटल ले गया वैशाली। फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन वो कैपिटल ले गया पाटलिपुत्र और वैशाली में, लेकिन उसने, कालाशोक ने क्या किया? दूसरा बौद्ध संगति करा दिया। ठीक है कि नहीं? अब ये सारी बातें आपने पढ़ लिया, और लास्ट में नंदीवर्धन, और इसके बाद अब आ गया है नंद वंश। तो नंद वंश में जाने से पहले 1 मिनट अपने भी थोड़ा पढ़ लीजिए। ये तो वह हम पढ़े हैं, आप क्या पढ़े? चले शुरू करें। अब आइए, नंद वंश महापदम नंद। देखेंगे इस वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसे एकराट नाम से जानते थे। देखिए, इस वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे जिसे एकराट नाम से जानते थे। एकराट नाम से जानते थे। इन्हीं के दरबार में, महापदम नंद के दरबार में ही संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण, इन्हीं के दरबार में ही संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण, क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिख दें, पाणिनि की अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक कौन रहते थे? पाणिनि रहा करते थे। पाणिनि रहा करते थे। नोट, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका, 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 टीका पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में लिखा। महाभाष्य के रूप में लिखा। महाभाष्य के रूप में लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में लिखा। अब ब्रैकेट में लिख दो, पुष्यमित्र सुंग के समय में। पुष्यमित्र सुंग के समय में
पुष्यमित्र शुंग के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखा। अति महत्वपूर्ण विशिष्ट तथ्य जो है वो आपके समाप्त हो गए। मतलब महापदम नंद में क्या क्या बात पढ़ा आपने? महापदम नंद में पढ़ा कि सबसे शक्तिशाली एक राट की उपाधि, और दूसरा पढ़ा कि पाणिनि के लेखक अष्टाध्यायी रहा करते थे उनके दरबार में, जिन पर टीका पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में लिखा। और पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को देखा और जाना। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा महापदम नंद भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आता है इसका उत्तराधिकारी कौन था? घनानंद, जिसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो लिखिए घनानंद। घनानंद, घनानंद अंतिम शासक घनानंद था। अंतिम शासक घनानंद था। और इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। और इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था 325-26 ईसा पूर्व में। 325-26 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि भारत पर बाहरी आक्रमण उत्तर वैदिक से लेकर और मौर्य के पूर्व तक दो रूपों में हुआ। एक ईरानी, 516 ईसा पूर्व में सबसे पहले ईरानियों ने ही भारत पे आक्रमण किया था। और दूसरा यूनानी, मुख्य दुनिया निवासी सिकंदर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 325-26 में। इन दोनों आक्रमणों को अलग से देखेंगे, लेकिन पहले हम घनानंद को देख ले। अब घनानंद का अंत हुआ, क्योंकि घनानंद का अत्याचारी शासन और उसके अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब तैयार किया तो उसी ने घनानंद की हत्या की। और पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश की नींव रखी थी, जिसका विस्तार पे आज 4 देश है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है। और इतने बड़े राजवंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में रखी थी। तो खुद समझ जाओ कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस आलोक में जो उसके कार्य थे, वो कितनी विशिष्टता युक्त थे, मूल में आ जाएंगे। तो लिखेंगे घनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्ति। 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 तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करके आए हुए, तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करके आए हुए, तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करके आए हुए कौटिल्य या विष्णुगुप्त के शिष्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद के शासन का अंत किया।
घनानंद के शासन का अंत किया। घनानंद के शासन का अंत किया। घनानंद के शासन का अंत किया। ठीक है। और इतिहास, भारतीय इतिहास का और भारतीय इतिहास का पहला अखिल भारतीय राजवंश, अखिल भारतीय राजवंश अखिल भारतीय राजवंश कौन सा? मौर्य वंश की नींव रखी गई। मौर्य वंश की नींव रखी गई। अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश की नींव रखी गई। मौर्य वंश की नींव रखी गई। 3 बजे 3 बजे 3 बजे, अभी 3 नहीं बजा है, नीचे इंतजार कीजिए। ठीक है, हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मगध साम्राज्यवाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक है, मगध साम्राज्यवाद